अपन क्या कर रहे हैं, अपन ऑप्सगन चालू कर रहे हैं। इसके अंदर एक इन्वेस्टिगेशन के लिए वीडियो बना देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, इसमें देखो, अगर किसी को ब्लीडिंग आ रही है पेशेंट को, ठीक है, तो ब्लीडिंग के लिए अपन को ये ऊपर ऊपर की बात बता दे रहा हूँ, हर केस में लगभग ऐसा ही करना है अपन को कि ब्लीडिंग अगर किसी को हो रही है तो सीबीसी, एलएफटी और कोगुलोग्राम ये अपन को कर देना है। और किसी पेशेंट को अगर अपन आगे जाकर ट्रीटमेंट में सी सेक्शन कर रहे हैं या फिर उसको पीपीएच हो रहा है, तो उनके अंदर भी अपन है ना ये सी सेक्शन, ये ब्लीडिंग वाले इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर किसी पेशेंट को प्री एक्लेम्सिया है और उसको सी सेक्शन कर रहे हैं, या फिर किसी का ब्रो प्रेजेंटेशन है, या फिर कोई ऐसी केस है जिसके अंदर भी सी सेक्शन हो रहा है, तो उसमें पहले से है ना ये ब्लीडिंग वाला ये करके रखेंगे इन्वेस्टिगेशन, सीबीसी, एलएफटी, कोगुलोग्राम। उसके अलावा अगर ब्लीडिंग है और साथ में है ना उसका कुछ अलग चीज़ है, जैसे कि ब्लीडिंग के साथ ब्लीडिंग उसको बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हैवी ब्लीडिंग है, इसका मतलब कि है ना उसको बहुत सीवियर है ना शॉक कंडीशन में जाने वाला है, तो उसको अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसके अंदर अपन ब्लड ग्रुप चेक कर लेंगे पहले से, ठीक है। और उससे अगर ब्लीडिंग है और वो प्रेग्नेंट है पहले से, मतलब प्रेग्नेंट लेडी को ब्लीडिंग हो रही है और उसका प्लेसेंटा की कोई दिक्कत हो रही है, प्लेसेंटा एक्रीटा हो रहा है, प्लेसेंटा प्रीविया है, या फिर कोई प्रेगनेंसी लॉस हुई है, ऐसा कुछ हुआ है, तो उसके साथ में अपन आरएच फैक्टर देख लेंगे, ठीक है, ताकि इससे अपन को आरएच फैक्टर पता चल जाए और ये पता चल जाए कि कहीं बच्चे का आरएच फैक्टर पॉजिटिव और माँ का अगर नेगेटिव हुआ तो उससे है ना क्रॉस रिएक्शन ना हो जाए, और हो गया तो उसके लिए अपन है ना एंटीबॉडी देंगे। तो उसके लिए अपन को आर एच फैक्टर देखना पड़ता है इसमें, ठीक है। प्रेगनेंसी में अगर ब्लीडिंग हो जाए तो आर एच फैक्टर भी देख सकते हैं, और अगर हैवी ब्लीडिंग है तो ब्लड ग्रुप देख लो, क्योंकि ब्लड देना पड़ सकता है। और ब्लीडिंग हो रही नॉर्मली किसी में है तो सी बी सी, एल एफ टी और कोगुलोग्राम करेंगे। इसके अलावा अगर इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है किसी को, ठीक है, मेंसेस का जो टाइम होता है ना कि उस टाइम पे ना होकर बीच बीच में कभी भी हो रही है, वो 28 डे होते हैं उसमें कभी भी बीच में हो रही है, तो सब अपन को थायराइड फंक्शन टेस्ट और प्रोलैक्टिन टेस्ट ये अपन को कर लेना है, ठीक। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड कब कब करना है, अगर किसी का प्लेसेंटा रह गया है, ठीक है, डिलीवरी के बाद में प्लेसेंटा कुछ अंदर रह गया उसको अपन को है ना रूल आउट करना है। और ये अगर प्लेसेंटा अंदर रह जाता है ना, रिटर्न प्लेसेंटा, तो पीपीएच का कारण होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज, मतलब लेबर के बाद में हेमरेज करा देता है, क्योंकि और इसका रीज़न होता है टिश्यू, टिश्यू अंदर रह गया उस वजह से हेमरेज हो रहा है, तो इसको रूल आउट करने के लिए अपन अल्ट्रासाउंड करते हैं। उसके अलावा पीआईडी के लिए अपन अल्ट्रासाउंड करते हैं। पीआईडी में क्या दिखेगा अपन को, जो अपेंडेज होंगे, फेलोपियन ट्यूब होंगे वो थिक होगी, और भी जो जो चीज़ होगी, साइन होगी, वो दिखेंगे अपन को अल्ट्रासाउंड के अंदर। उसके अलावा अगर थ्रेटेंड अबॉर्शन है, ठीक है, तो उसमें है ना जो फीटस है, जो बच्चा है, वो है ना वायबल है या नहीं, मतलब जिंदा है या नहीं है, वो देखने के लिए, उसकी कार्डियक एक्टिविटी देखने के लिए हम करते हैं अल्ट्रासाउंड। उसके अलावा अगर ओवरी में कोई भी है, कोई भी चीज़ है, मतलब कोई चेंज हुआ है ओवरी में स्ट्रक्चर में, तो हम अल्ट्रासाउंड से देख सकते हैं, जैसे कि कोई ट्यूमर हो गया, या पीसीओएस का केस हो गया, ठीक है, या फिर टॉर्शन का केस हो गया, या फिर कोई सिस्ट हुआ, ठीक है, या फिर कोई सिस्ट हुआ, इन सब के अंदर अपन अल्ट्रासाउंड करेंगे, मतलब कोई भी डिस्टर्बेंस आया है स्ट्रक्चर के अंदर। और अगर कोई फाइब्रॉइड हुआ, ठीक है, यूट्रस के अंदर, या फिर कोई मोलर प्रेगनेंसी हुई या एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई, तो इन सब के लिए हम अल्ट्रासाउंड करेंगे। और जो मोलर प्रेगनेंसी होती है ना, उसका अल्ट्रासाउंड में हमें क्या दिखेगा, उसको अपन बोलते हैं स्नो स्टॉर्म बोलते हैं, और एम्प्टी जेस्टेशनल सैक, ये अपन को दिखेगा मोलर प्रेगनेंसी के अल्ट्रासाउंड के अंदर। और तीसरा जो अल्ट्रासाउंड पे दिखेगा वो है थीकल लुटियन सिस्ट, ठीक है, ओवरी के अंदर। और जो एम्प्टी जेस्टेशन सैक दिखेगा ना, ये अपन को कंप्लीट मूल के अंदर दिखेगा सिर्फ। उसके अलावा अपन अल्ट्रासाउंड पे पॉलिप देख सकते हैं, अगर पॉलिप है किसी के अंदर यूट्रस के अंदर। आईयूजीआर मतलब है ना बच्चे का ग्रोथ सही से नहीं हुआ, तो वो देख सकते हैं अपन। और प्लेसेंटा अगर है ना जो बाहर का ओस होता है ना, ये ओपनिंग होती है जो उसको कवर कर रहा है, प्लेसेंटा ये ओपनिंग है, इसको अगर कवर कर रहा है प्लेसेंटा, तो वो भी अपन अल्ट्रासाउंड पे देख सकते हैं आराम से। उसके अलावा अगर कोई प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो जो अर्ली टाइम होता है ना उसका, जब है ना मतलब नया नया प्रेग्नेंट है, उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, मतलब 3 महीने तक लगभग अपन बीटा एच सी जी से उसका है ना प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं कि भाई बढ़ा हुआ तो मतलब प्रेग्नेंट है वो, ऐसा कुछ। उसके अलावा अगर लेट है तो अपन उसका सीधे अल्ट्रासाउंड से देख लेंगे, ठीक है, प्रेग्नेंट है या नहीं है वो। अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन में अपन देखो यहाँ पर है ना पीसीआर कर सकते हैं। पीसीआर किसके लिए करते हैं हम, जितने भी इन्फेक्शन है सबके लिए हम पीसीआर कर सकते हैं। और है ना ये अपन जनरली करते हैं जब है ना कोई एसटीडी या एसटीआई की हिस्ट्री, मतलब अपन को लगता है कि शायद इसको एसटीआई का चांस है, तो उसमें अपन करते हैं। और एसटीआई के चांस होते हैं ना, वो मतलब जो सेक्सुअली एक्टिव होता है उनके अंदर रहते हैं इसके चांस। तो अगर मान लो कोई पेशेंट प्रेग्नेंट है और पीपीएच का केस है, तो उसमें हमको पीसीआर नहीं करना है, ठीक है। अगर जस्ट प्रेगनेंसी के बाद का केस है,
तो उसमें हम पीसीआर नहीं करेंगे क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं थी, तो उसके अंदर एसटीआई नहीं होंगे इसलिए। उसके अलावा होता है पेप स्मीयर। इसको हम करते हैं एचपीवी के टेस्ट के लिए, ऊपर से ये कैंसर का स्क्रीनिंग भी होता है, ठीक है। उसके अलावा हम कर सकते हैं कल्चर। जो कल्चर है ना वो हम है ना सबके लिए कर लेंगे, जो भी है उनके लिए, लेकिन एक है ना क्लैमिडिया के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है, क्लैमिडिया के लिए कल्चर नहीं होता है। उसके अलावा इन्फेक्शन में अपन यूरिन टेस्ट कर सकते हैं, इन्फेक्शन है, ठीक है, इन्फेक्शन के सब टेस्ट है। उसके अलावा माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं इन्फेक्शन में। उसके अलावा बैक्टीरियल वेजिनोसिस का केस है तो हम पीएचपी कर सकते हैं चेक। और बैक्टीरियल वेजिनोसिस का जो केस होगा ना उसके अंदर अपन को फाउल स्मेल, मतलब गंदी गंदी स्मेल आएगी जो डिस्चार्ज होगा वेजाइना से उसके अंदर। उसके अलावा जिस केस में हम है ना इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक दे रहे हैं, उन केस में हम कल्चर और सेंसिटिविटी के लिए भी भेज सकते हैं ब्लड को, या फिर डिस्चार्ज को, जो डिस्चार्ज आ रहा है वेजाइना से उन सबको, ठीक है। ये हो गया इन्फेक्शन का। और जो हिस्ट्रोस्कोपी होता है ना इसके अंदर अपन है ना अपन यूटेरस को देख सकते हैं अंदर की तरफ से, ठीक है। यहाँ पे अपन एंडोस्कोप डालते हैं, वहाँ से अपन देख सकेंगे। तो इसमें फाइब्रोड अगर है ना, फाइब्रोड है कोई ऐसा बाहर की तरफ, उसे देख सकते हैं, पॉलिप देख सकते हैं। एंडोमेट्रोसिस है तो उसको अपन बायोप्सी ले सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ कर सकते हैं अपन। और लेप्रोस्कोपी अपन करेंगे जिसमें कि अपन है ना जो एब्डोमेन होता है ना उसके अंदर अपन ऐसा एक होल करके उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट डालते हैं। तो हम कर सकते हैं एडिनोमायोसिस के केस में कर सकते हैं और पीआईडी के केस में कर सकते हैं, ठीक है। इनके केस में इनको दोनों को डिफरेंस करने के लिए अपन ये सब कुछ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे जो ऑपरेशन होते हैं उनमें अपन लेप्रोस्कोपी मतलब प्रीफर करते हैं। उसके अलावा एक आता है हिस्टो सेल्फिंगोग्राफी, ठीक है। इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है ना उनका अपन इमेजिंग करते हैं, मतलब उसको देखते हैं रेडियोलॉजिकली, जिससे अगर उसके अंदर कोई स्ट्रक्चर है या फिर हाइड्रोसेल्फिंग्स हो रहा है या फिर इसका कोई डैमेज है तो अपन को दिखता है एचएसजी के अंदर। उसके अलावा कोई पेशेंट अगर यंग है तो यंग के अंदर एसटीआई के चांस है, तो उसके अंदर जितने भी एसटीआई होंगे अपन उनको सबको चेक करेंगे, जिसके लिए अपन पीसीआर करेंगे जो कि हर इन्फेक्शन के लिए करते हैं, माइक्रोस्कोपी करेंगे पेप स्मेयर एचपीवी के लिए, एचआईवी टेस्ट, सिफिलिस और हेपेटाइटिस का चेक करेंगे। और किसी को अगर वॉमिट आ रही है, ठीक है, वॉमिट का भी एक केस है। वॉमिट में क्या होता है कि है ना जो एसिड होता है गैस्ट्रिक को बाहर आ जाता है, तो है ना उसके एसिड कम होने की वजह से एसिड बेस इम्बेलेंस हो जाता है, और इलेक्ट्रोलाइट होता है वो भी है ना वॉमिट में बाहर आ जाती है। तो उसके लिए अपन है ना एसिड के लिए अपन करेंगे तो एबीजी करेंगे आर्teriयल ब्लड गैस, उसके अंदर अपन एसिड बेस बैलेंस होगा उसको अपन चेक करेंगे कि कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। बस इलेक्ट्रोलाइट का इम्बेलेंस हो उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट चेक करेंगे वॉमिट वाले केस में। डायबिटीज़ का केस है तो उसमें अपन फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज चेक कर सकते हैं और HbA1c चेक कर सकते हैं। ये दोनों है ना डायबिटीज़ चेक करने के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा फीटल मॉनिटरिंग कर सकते हैं अगर है ना किसी किसी केस में, ठीक है। इमरजेंसी नहीं है तो उन केसों में अपन फीटल मॉनिटरिंग कर सकते हैं, किसी किसी आएगा अगर फीटस को कोई अनहेल्दी फीटस है और इमरजेंसी नहीं है तो हम फीटल मॉनिटरिंग कर लेंगे। इमरजेंसी तो अपन सीधे वो करेंगे मैनेजमेंट। उसके अलावा सर्वाइकल कैंसर है तो उसके लिए अपन है ना पेप स्मीयर करेंगे जो कि एचपीवी के लिए होगा और स्क्रीनिंग कर देगा ये अपना सर्वाइकल कैंसर का भी। अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं अपन, बायोप्सी कर सकते हैं क्योंकि हर कैंसर में अपन बायोप्सी करते ही है। एमआरआई कर सकते हैं और चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, एमआरआई और चेस्ट एक्सरे। ये हम क्यों करेंगे, मेटास्टेसिस मतलब कैंसर कहीं और तो नहीं फैला है उसके लिए। उसके अलावा हम ब्रेस्ट का भी अल्ट्रासाउंड कर सकता है और कर सकते हो स्टेजिंग के लिए एमआरआई चेस्ट एक्सरे ये सब यूज़ करेंगे, और मेनली स्टेजिंग के लिए एमआरआई यूज़ होता है। उसके अलावा पोस्ट मेनोपॉजल में हम क्या यूज़ करते हैं, अपन एफएसएच, इस्ट्रोजन, इन दोनों को चेक करते हैं। पोस्ट मेनोपॉजल में एफएसएच ज़्यादा होगा, इस्ट्रोजन कम होगा, ठीक है। उसके अलावा जो ओलिगोमिन्यूरिया मतलब उसको है ना से जो मेंसेस होंगे वो कम आ रहे होंगे, मतलब ज़्यादा टाइम में आ रहे होंगे। उसका जो है ना तो है ना ओलिगोमिन्यूरिया मतलब ये है ना एब्नॉर्मल ब्लीडिंग है, मतलब रेगुलर टाइम पे नहीं आ रहा है, कुछ चेंज हो रहा है ब्लीडिंग में, तो अपन इसमें भी प्रोलैक्टिन एफ एस TSH थायराइड फंक्शन टेस्ट और चेक करेंगे अपन, ठीक है। और उसके अलावा इचिंग और इचिंग पेरिनियम उसका जो है ना पोस्ट मेनोपॉजल जो होती है ना उसका है ना जो वेजाइना होता है वो पूरा एकदम ड्राई हो जाता है जिसकी वजह से उससे इचिंग होती है। तो इचिंग का दूसरा कॉज क्या हो सकता है, वो है ना कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो उस इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए हम पेप स्मेयर करेंगे, पीसीआर करेंगे और कल्चर करेंगे, ठीक है, पोस्ट मेनोपॉजल के केस में। उसके अलावा सर्वाइकल चेंज, अगर कोई सर्वाइकल चेंज है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉलिप है,
तो अपन कॉल्पोस्कोपी कर सकते हैं उसे देखने के लिए। इसमें सिर्फ अपन देखेंगे सर्विक्स को। अब कोई एबनॉर्मल ब्लीडिंग है तो उसमें अपन को एक निमोनिक रहता है पाम कॉइन, इसे अपन चेक करते हैं। पाम कॉइन में क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि अपन है ना अगर कोई ब्लीडिंग है एबनॉर्मल हो रही है तो उसमें हम इन पाम कॉइन जो निमोनिक है ना इन सबको अपन चेक करते हैं, रूल आउट करते हैं। पी से क्या है, पॉलिप है। ए से एडिनोमायोसिस है। एल से लियोमायोमा या फिर इसी को अपन फाइब्रोइड भी कहते हैं, ठीक है। एम से मैलिग्नेंसी है। सी से ये जो है ना ये स्ट्रक्चरल डैमेज है, स्ट्रक्चरल डैमेज होंगे वो पाम में आ जाएंगे, जो कि अपन देख के पता कर सकते हैं हाँ अच्छा इसे ये दिक्कत है। तो अगर स्ट्रक्चरल दिक्कत नहीं है तो अपन क्या करेंगे, कॉइन देखेंगे। कॉइन में क्या है, सी से कोगुलोपैथी। ओ से अगर ओवरी का डिसफंक्शन हो गया। ई से एंडोमेट्रियल की कोई दिक्कत आ गई। आई से आइट्रोजेनिक, मतलब डॉक्टर ने कुछ जो डॉक्टर की गलती की वजह से कुछ है ना दिक्कत हो गई, वो हाइड्रोजेनिक में आ गई। और एन से नॉट क्लासिफाइड, इसमें जितना ही बचा हुआ जो भी है वो आ गया। तो सबसे पहले अपन ये स्ट्रक्चरल वाले हैं पाम, और कॉइन में है जो दूसरे कोई कॉज। उसके अलावा अगर पेशेंट को पीपीएच है, ठीक है, पोस्टमार्टम हेमरेज, मतलब लेबर के बाद में उसको है ना ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें 4T को अपन रूल आउट करते हैं। ये 4T में क्या आता है, ट्रॉमा, टिश्यू, टोन और थ्रोम्बिन, ठीक है। ट्रॉमा में क्या होगा कि अपन को केस में दिया होगा कि जो सर्विक्स है ना उसका है ना डैमेज हो रहा है या फिर उसके अंदर कोई लेसरेशन हो रहा है, ये सब कुछ लिखा हुआ आएगा। और टिश्यू में क्या होता है कि रिटेन प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा था वो अंदर ही रह गया। तो इसका कॉज क्या हो सकता है, एक प्लेसेंटा है ना एक्रीटा वाला जो होता है ना, उसके अंदर क्या होता है कि जो ये मायोमेट्रियम है ना ये अपना मतलब कि वो यूट्रस है, तो जो प्लेसेंटा होता है ना यूट्रस के अंदर चला जाता है ऐसा, तो उस वजह से पूरा प्लेसेंटा बाहर नहीं आ पाता है। ये है ना टिश्यू का कॉज है कि टिश्यू अंदर रह गया, प्लेसेंटा टिश्यू अंदर रह गया तो उससे बीपीएच हो सकता है। और टोन में क्या होता है कि जो यूट्रस है ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर करके थक चुका है, तो अब वो यूट्रस है ना अपना रिलैक्स हो गया है, ठीक है। तो वो है ना इसे फ्लैसिड यूटेरस या फिर रिलैक्स यूटेरस ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा केस के अंदर। और इसका है ना और इसके अंदर अपन ये बात है कि जो टिश्यू वाला है ना, टिश्यू वाले का कॉज क्या हो सकता है कि अगर अपन ने है ना टिश्यू टिश्यू का कॉज होगा अपना प्लेसेंटा एक्रीटा वाला, ठीक है, प्लेसेंटा एक्रीटा वाला। और अगर अपन ने किसी पेशेंट को है ना फास्ट डिलीवरी करी है, उसको ऑक्सीटोसिन दिया है, फास्ट डिलीवरी हुई है, तो उसके अंदर फास्ट डिलीवरी होगी तो जल्दी जल्दी में उसको ट्रॉमा होने के चांस है। या फिर उसका बच्चा बड़ी साइज़ का, तो उसका है ना सर्विक्स है ना ऐसा लेसरेशन हो जाएगा तो उसको चांस बढ़ जाता है। बिग बेबी, ठीक है, मैक्रोसोमिया, ये सब ट्रॉमा में आ जाएगा। थ्रोम्बिन में क्या आएगा कि उसको है ना डीआईसी हो गया। डीआईसी में क्या होता है कि थ्रोम्बस ज़्यादा बन जाते हैं, तो थ्रोम्बस बनाने के अंदर बहुत सारा थ्रोम्बस बन जाता है ऐसा ऐसा, ठीक है, वेसल्स के अंदर। तो थ्रोम्बस बनाने के अंदर जो कोगुलेशन फैक्टर होते हैं ना अपने ब्लड के अंदर, वो पूरे यूज़ हो जाते हैं। तो अब जहाँ पर है ना अब यूज़ हो चुके हैं, तो अब है ना अब कहीं पे थ्रोम्बोसिस नहीं होगा आने वाले टाइम में, तो अब है ना ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, तो उसको अपन बोलते हैं डीआईसी। डीआईसी में क्या होगा, थ्रोम्बस होता है ना, थ्रोम्बस भी ज़्यादा होगा और ब्लीडिंग भी ज़्यादा होगी। तो इसकी हिस्ट्री में अपन को ये मिलेगा, मेनली अपन को ब्लीडिंग ज़्यादा वाला मिलेगा हिस्ट्री में, कि है ना इसका जो ब्लीडिंग है वो रुक नहीं रही है, ठीक है, ऐसा मिलेगा इसके थ्रोम्बिन वाले में। और टोन वाले में कॉन्ट्रैक्ट कर करके थक गया तो वो टोन में आ जाएगा। उसके अलावा पीरियड ऑफ जेस्टेशन, ठीक है, अगर पीरियड ऑफ जेस्टेशन, ठीक है, इसका मतलब कब से प्रेग्नेंट है, वो अगर मान लो दिया हुआ है 20 वीक दिया हुआ, ठीक है, उसका यूट्रस जो साइज़ है ना यूट्रस का वो है ना 20 वीक से ज़्यादा है। मान लो 20 वीक का प्रेग्नेंट है और यूट्रस का साइज़ ही अपन को 25 वीक का, मतलब कि जितना होना चाहिए 20 वीक का यूट्रस होना चाहिए उससे ज़्यादा है। इसका मतलब क्या क्या रीज़न हो सकता है, मोल का रीज़न हो सकता है। जो मोल है ना उसके अंदर उसका साइज़ भी ज़्यादा होगा, उसके अंदर बीटा एसिजी होगा ना वो भी ज़्यादा होगा नॉर्मल प्रेगनेंसी से। और मान लो यूट्रस का साइज़ वो है ना कम है, जैसे कि अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी का टाइम है 20 वीक और यूट्रस का साइज़ है 15 वीक, इसका मतलब क्या दो चीज़ हो सकती है, या है ना या तो ब्लीडिंग है या फिर ब्लीडिंग नहीं है। ब्लीडिंग नहीं है तो उसका एक रीज़न हो सकता है कि IUGR, मतलब कि जो बच्चा उसकी ग्रोथ सही नहीं हो रही है, तो बच्चा छोटा है तो यूट्रस भी छोटा होगा, नॉर्मल नॉर्मल जो होती है डिलीवरी
मतलब नॉर्मल जो प्रेगनेंसी होती है उससे बच्चा छोटा है तो उसका यूट्रस भी नॉर्मल प्रेगनेंसी से छोटा होगा। और अगर ब्लीडिंग का केस है तो ब्लीडिंग के केस में दो चीज़ है, या तो अबॉर्शन हो गया, ठीक है, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। अबॉर्शन हो गया तो ब्लीडिंग होगी और यूट्रस भी छोटा होगा क्योंकि बच्चा बाहर निकल चुका है। एक्टोपिक है तो बच्चा यूट्रस के अंदर ही नहीं है तो उसका भी यूट्रस छोटा होगा, ठीक है। ये सब होगा और इन सबको रूल आउट करने के लिए अपन अल्ट्रासाउंड करेंगे, मिसकैरेज को और एक्टोपिक को अपन रूल आउट करने के लिए।